नमस्कार, मैं हूं अब्दुल काबिज खान और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी का विशेष कार्यक्रम टॉक विद पंजाब केसरी। आज हम बात करेंगे सिवनी के कद्दावर नेता मोहन सिंह चंदेल जी के बारे में। उनसे चर्चा करेंगे। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर में गांधी जयंती मनाई जाती है। गांधी जी के सपनों को लेते हुए काफ़ी नज़दीक रहे हैं मोहन चंदेल जी। उन पर काफ़ी अध्ययन किया है, उन पर काफ़ी रिसर्च किया है और अपनी पूरी जीवन शैली को और राजनीतिक जीवन को गांधी जी के आधार पर चलाने की कोशिश की है। मैं आपको बता दूं, मोहन चंदेल जी ने लगभग 27 वर्षों में 10,000 किलोमीटर पदयात्रा भी की हुई है और इसी पदयात्रा के तहत वो ग्रामीण अंचलों में जा के, ट्राइबल बेल्टों में जा के गांधी जी के उपदेश और उनके बारे में क्या वो चाहते थे, क्या उनका सपना था देश को लेते हुए, उस पर बात करते हैं और निरंतर इसमें लगभग 27 वर्षों से इस पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ मोहन चंदेल जी हैं। मोहन चंदेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी न्यूज़ चैनल में। नमस्कार। चंदेल साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे आपके राजनीतिक जीवन के बारे में जानना चाहूँगा। कैसे शुरुआत हुई थी और अभी तक के आपने क्या क्या उपलब्धि हासिल की है राजनीति में? मैं 1984 में हायर सेकेंडरी का विद्यार्थी था और उसी दौरान इंदिरा जी की हत्या हो गई। तो काफ़ी उस समय इंदिरा जी के बारे में छपता था। उससे प्रेरणा लेकर मैंने कांग्रेस की स्टूडेंट्स यूनियन जो विंग है उसमें मैंने सदस्यता ली और उसके बाद जब मैं विद्यार्थी ही था, प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी की सरकार बनी, पंचायत के चुनाव हुए, तो मुझे पहली बार पंचायत राज के चुनाव लड़ने का मौका मिला और मैं जनपद पंचायत कुरई का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे हैं आप, जनपद जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं। ये हाँ, मैं ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष भी मुझे सन 2000 से 2010 के बीच में रहने का अवसर प्राप्त हुआ और पंचायत राज में चूंकि मेरा रुझान विशेष रूप से था तो मैं जिला पंचायत का सदस्य बना और फिर 2010 में मुझे जिला पंचायत सिवनी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का भी अवसर मिला। निश्चित तौर पर मोहन चंदेल साहब वो शख्सियत हैं जो 2018 पिछले चुनाव में कांग्रेस के निर्वाचित प्रत्याशी भी सिवनी विधानसभा से थे। मैं आपसे जानना चाहूँगा चंदेल साहब के जो गांधीवादी विचारधारा जो आप जिससे प्रेरित हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जब मैं जनपद अध्यक्ष बना तो मुझे, चूँकि मैं सीधे विद्यार्थी के बाद जनपद अध्यक्ष बन गया था, तो मैंने चूंकि पंचायत राज गांधी जी की प्रेरणा से, उनके विचारों को सपनों के भारत के तहत इसको लागू किया गया था, तो मैंने गांधी जी को पढ़ा। गांधी जी ने अपने तमाम लेखों में इस बात का उल्लेख किया है कि हमारे जो गांव हैं उनको स्वावलंबी बनाना है, गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति को इस आज़ादी की कीमत पता होना चाहिए और हमारे लोगों को उनके बीच जाना चाहिए। इसी बात की प्रेरणा लेकर मैंने 2 अक्टूबर 1994 से ये पदयात्रा प्रारंभ की, जो लगातार प्रतिवर्ष होती है और अनवरत आज तक जारी है। कौन कौन शख्सियत इस पदयात्रा में शामिल हुई? कोई राजनीतिक हस्ती भी शामिल होती हैं या आप ही निकल जाते हैं कुछ लोगों को लेकर? इसमें प्रारंभ में तो मेरे जो साथी थे, नौजवान, मेरी टीम, वो सब लोग रहे। हमारे बाद में फिर जो पंचायत के प्रतिनिधिगण हैं, हमारे नेतागण हैं, मैं यहाँ पर स्वर्गीय विपतलाल सरेआम जी का उल्लेख करना चाहूँगा। एक आदिवासी नेता थे, वो लगातार जब तक जीवित रहे हमारी पदयात्रा में वो चलते भी थे। और एक दूसरी शख्सियत का नाम लेना चाहूँगा जो हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष और कई विभागों के मंत्री रहे, हमारे मार्गदर्शक माननीय ठाकुर हरबंस सिंह जी, जो सदैव जब तक उनका जीवन रहा वो पदयात्रा में एक बार जरूर शामिल होते थे, या तो वो समापन में या बीच में कहीं या ओपनिंग में। और एक हमारी महान शख्सियत हैं जो गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं और जिनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ, वह हैं स्वामी बलवंतानंद जी महाराज, जो अब सन्यासी हो गए हैं, मगर वे आज भी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। और उसके अलावा हमारे जो स्थानीय राजनीतिक शख्सियत हैं वो सब शामिल होते हैं। चंदेल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप पदयात्रा की जो शुरुआत की तो दिमाग में कुछ रहता है कि हम ये पदयात्रा करेंगे तो इसका आगे क्या होगा, लोगों के बीच में क्या क्या, क्योंकि कभी मौसम बारिश का रहता है, कभी गर्मी का रहता है, कभी ठंड का रहता है और ग्रामीण अंचलों में पैदल निकलना और लगभग एक दिन में 20-20, 25-25 किलोमीटर चलना, गांव-गांव जाके उपदेश देना, क्या परेशानी आई आपको उसमें और कैसे आपको उन परेशानियों का सामना किया? देखिए, ये तो काबिज भाई क्या है कि ये जब प्रेरणा मिली तो आप समझ लीजिए जो हमारे महान लोगों ने किया है उसके सामने कुछ भी नहीं।
बस 2 कदम उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास है। ये लगा कि जाके देखा जाए। तकलीफ़ें बहुत थी, मगर हम इतना जानते थे कि भारत में कोई भी आदमी भूखा कोई गांव वाला सोने नहीं देगा, और मुझे चटाई पर भी नींद आ जाती है, इसलिए कोई समस्या का अनुभव कभी हुआ नहीं। और कई जगह ऐसी परिस्थितियां आई, कई जगह नदियों को पार करना पड़ा, कीचड़ ये सब हो गया। उस महान आत्मा की प्रेरणा से ये हुआ, और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सहयोग दिया। और गांव के लोग रात रात में एक गांव से दूसरे गांव लेने जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं। बहुत आनंद हमको इसमें आया, परेशानी का कोई मामला नहीं। कितने दिनों की रहती है और कब से शुरू होती है और कितना समय लगता है आपको इसमें? ये पदयात्राएं अलग अलग वर्षों में अलग अलग समयावधि की होती हैं। हमने अधिकतम 1-1 महीने की भी पदयात्राएं की हैं, मतलब जनरली 8 से 10 दिन से लेके 1 महीना तक। मगर बीच में 2-3 बार ऐसे भी अवसर आए कि एक बार मुझे विदेश यात्रा में जाना था, तो पदयात्रा को केवल 1 दिन की हमने प्रतीकात्मक किए, और बाकी फिर ऐसा होते रहता है। रही बात प्रतिदिन हम जहाँ रुकते हैं वहाँ से हम 9 बजे प्रस्थान कर जाते हैं, और फिर पहुँचने का ऐसा है कि जितने बजे पहुँच जाएं, जो एक निर्धारित हमारा रहता है। लगभग हमने भी देखा है आपकी पदयात्राओं में काफ़ी भीड़ रहती है, 200 से 500 लोग, कभी कम भी होते हैं, कभी ज़्यादा भी होते हैं। इन सब के भोजन की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें, ये सब कहाँ से होती है? ये सब स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा, जहाँ हम जाते हैं। और यहाँ तक तो हम बोल भी देते हैं, भैया आए हैं तुम्हारे गाँव में, रात रुकेंगे, अब तुमको भूखे रखना हो तो भूखे रख, कुछ खिलाना हो तो खिला दो। एक संस्मरण में थोड़ा सा अगर टाइम हो 1 मिनट का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। हम घनसोर ब्लॉक के लहड़ी कोल एक गांव है नर्मदा तट पे, हम उस गांव में गए। वहाँ के सरपंच को कुछ व्यवस्थाएं करनी थी, उस समय वो नहीं कर पाए। हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के एक आदिवासी ने रात को 2 बजे उठकर अपनी पत्नी को उठा के हमें दाल चावल खिलाया, और तब हमें सुलवाया। तो बहुत बड़ी बात होती है, जिस तरीके से मोहन चंदेल जी ने बताया कि 200-500 लोगों का एक जन सैलाब पदयात्रा पे निकलता है, और उस पदयात्रा पे निश्चित तौर पर भोजन की व्यवस्था करनी होती है, पानी की व्यवस्था करनी होती है। रात में इतने बड़े लोगों के, एक बारात टाइप के तरीके के कहा जा सकता है, उनको सुलाने का इंतज़ाम, बारिश, पानी, गर्मी, इन सब में, तो यकीनन एक बड़ी बात है। एक आज के माहौल में इतने पदयात्रा निकालना और निरंतर 27 वर्षों तक के पदयात्रा को निकालते रहना। चंदेल साहब, ऐसे कौन से उपदेश हैं और गांधी जी ने ऐसी कौन सी बातों को लोगों तक के पहुंचाए हैं, पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व उनको गुरु मानता है, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिएगा। देखिए, गांधी जी जो हैं सत्य और अहिंसा के बहुत परम उपासक थे, और वो हमेशा लोगों की ताकत पे भरोसा करते थे। लोगों के, यानी लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र कि जो लोगों के लिए अच्छा हो। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, गांव स्वावलंबी बने उसके बहुत बड़े पक्षधर थे। गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसलिए गांव के लोगों का उत्थान होना चाहिए। और मद्य निषेध उनका विशेष वो था कि लोग नशा और मद्य निषेध से दूर रहें, शराब इत्यादि हैं इससे दूर रहें, लोगों का उत्थान हो। ये गांधी जी के बहुत, और स्वावलंबी बने लोग, काम करें। स्वच्छता की बात, जैसे आज हम देख रहे हैं कि अभी हमारे स्वच्छता पे बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है, अच्छी बात, पर गांधी जी ने तो उस समय, आज से 100 साल पहले इसके महत्व को प्रतिपादित किया, और वो स्वयं लोगों को स्वच्छता की सीख देते थे। तो ये हमारा गांधी जी का जो चिंतन है। आज के दौर में जिस तरीके से सांप्रदायिक बातें सामने आती हैं, या कहा जा सकता है कि आतंकवाद जिस तरीके से आ रहा है, तो गांधी जी निश्चित तौर पर, जैसे आपने बताया कि सत्यवादी थे, और इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए आज के परिपाट में लोगों को ऐसी कौन सी चीज़ें गांधी जी की जिनको ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहिए? जिस तरीके से सांप्रदायिक दंगे आजकल बहुत हो रहे हैं और इस पर बात की जाती है, डिबेट्स की जाती है। हमारे जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, मैं समझता हूं कि उनको भी जिम्मेदारी निभाने के मामले में आगे आना चाहिए। आपने उस समय का अगर परिदृश्य लोगों को पता है इतिहास में, जब नुआखाली और भी कई जगह दंगे हुए थे, बंगाल जल रहा था, तो महात्मा गांधी वहाँ जाकर उपवास में बैठ गए थे।
और उन्होंने दोनों वर्गों से कहा कि जब तक तुम लोग दंगे बंद नहीं करोगे मैं उपवास में रहूँ। अनशन प्रारंभ कर दी थी उन्होंने। लोगों ने बहुत आग्रह किया गांधी जी आप भोजन कर लीजिए, पर लोगों ने कहा नहीं, महात्मा गांधी ने कहा नहीं। तो लोग फिर उनकी बात से प्रभावित हुए और लोगों ने वहाँ शांति बहाल हुई। तो ये गांधी जी जैसी जो शख्सियत है, हमको भी अपने अपनी जगह में अपने क्षेत्र में जो हमारे गांव के शहर के जो जिम्मेदार साथी हैं, ऐसी परिस्थिति में उनको दोनों पक्षों को लेकर, मतलब वो स्वयं पार्टी ना बने पर दोनों पक्षों के भाइयों को समझाएं कि आप अमन कायम रखें, तो निश्चित रूप से हमारे सब साथी अमनो अमान से रहेंगे। जानना चाहूँगा कि आज के नौजवानों को जिस तरीके से हाई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, एजुकेशन इतना हाई टेक हो गया कि उसमें बिज़ी रहते हैं, गांधी जी जैसी हस्ती को समझने के लिए आपने जिस तरीके से समझाया, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं कि उनको समझने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए और क्यों ज़रूरी है। देखिए काबिज भाई, गांधी जी का जो चिंतन है ये आज भी प्रासंगिक है। वो सबको बराबरी के भाव से, सब धर्मों के लोगों को बराबर मिलजुल कर रहने और जीने के पक्षधर थे। आज के नौजवानों से मैं यही कहना चाहूँगा और दर्शकों से, वे गांधी जी को पढ़ें, उनका संपूर्ण जीवन चरित्र पढ़ें, सत्य के प्रयोग, अपनी महात्मा गांधी की आत्मकथा और पढ़ें। और उसके अलावा गांधी जी को जानने और समझने के लिए मैं समस्त दर्शकों से यह आग्रह करना चाहूँगा कि वे एक बार साबरमती आश्रम और सेवाग्राम में जो आश्रम है वर्धा जिले में, महाराष्ट्र में, वहाँ की यात्रा करके ज़रूर आएँ। हो सके तो 1-2 दिन वहाँ पर बिताएं। मैं समझता हूँ कि कई किताबों को पढ़ने के बराबर उनको वहाँ पर अनुभव हो जाएगा कि गांधी जी क्या थे और उनकी क्या विचारधारा। सिवनी काफ़ी पुराना शहर है, आज़ादी के पहले का ज़िला है। क्या सिवनी में भी कुछ ऐसे स्मारक वगैरह जहाँ पर लोग जाके अपना आत्मचिंतन और मंथन कर सकते हैं? हमारे सिवनी में महात्मा गांधी जी का 2 बार आगमन हुआ था और उन्होंने गांधी चौक जो सभा मंच बना हुआ है वहाँ पर सिवनी नगर के नागरिकों को संबोधित भी किया था। कुछ हमारे दलित भाइयों के घर जाकर उन्होंने स्वल्पाहार भी ग्रहण किया था। दूसरी बात, गांधी जी की प्रेरणा लेकर हमारे ज़िले में आदिवासी भाइयों ने जंगल सत्याग्रह किया था 9 अक्टूबर 1930 को, जहां पर 4 आदिवासी भाइयों ने, 3 बहनों और 1 भाइयों ने अपना आत्म बलिदान दिया था। ये हमारे प्रेरणा पुंज है ये स्थल। और गांधी जी की जो बहुत बड़ी अनुयायी थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी, उनका भी निधन हमारे जिले के ग्राम कलबोड़ी में हुआ है, जहां हम लोगों ने उनका स्मारक बनाया है। वो गांधी जी की सच्ची भक्त थी, अनुयायी थी। तो ये स्थल हमारे जहाँ पर बलिदानों का खून गिरा है, ये हमारे पुण्य स्मारक हैं और यहाँ जाकर हम गांधी जी का और हमारे शहीदों का चिंतन कर सकते हैं, राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा ले सकते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर चंदेल साहब हमें बता रहे थे कि गांधी जी को अगर उनका मंथन किया जाए तो निश्चित तौर पर जीवन हमारा सुखमय हो सकता है। और क्यों ना हो, क्योंकि आज़ादी दिलाने में गांधी जी का एक बहुत अहम रोल राष्ट्रपिता के तौर पर हम उन्हें जानते हैं। और निरंतर मोहन चंदेल जी इस बात को लेते हुए अभी तक 27 वर्षों से निकल रहे हैं रोडों में, सड़कों पर, गांव में, धूप हो छाँव हो जैसे भी। अभी कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में 2 अक्टूबर है, क्या आपकी रणनीति है कि कैसे आप ये पदयात्रा निकाल रहे हैं? जी जी बिल्कुल सही है, ये तो पूरे वैश्विक महामारी है। तो हमने अपने साथियों से और हमारे गुरुदेव से परामर्श किया है, तो कोरोना को देखते हुए परंपरा और गौरवशाली परंपरा भी जारी रहे और हम किसी नियमों का उल्लंघन भी ना करें। हम इस प्रक्रिया के तहत सीमित लोगों के साथ बहुत ही संक्षिप्त और प्रतीकात्मक पदयात्रा इस बार करने जा रहे हैं, जिससे हमारा जो निरंतरता की परिपाटी है वो चलते भी रहेगी और इस जो संकट हमारे सामने है इससे भी हम बच पाएंगे।
निश्चित तौर पर मोहन चंदेल जी जो कि निरंतर गांधी जी के पद चिन्हों पे चलते हुए लोगों को ये बताने की कोशिश की, हमारे दर्शकों को ये बताने की कोशिश की कि गांधी जी का स्मरण कैसे किया जा सकता है, उनके पद चिन्हों पे कैसे चला जा सकता है। साथ ही उनको समझना है तो किन किन किताबों को और किस किस तरीके से उनके आश्रमों में जाके उनको बेहतर तरीके से समझना चाहिए। साथ ही इस कोरोना काल में वैश्विक महामारी के बीच में भी वो अपनी निरंतर पदयात्रा को रोक नहीं रहे हैं। भले ही समूह कम होगा, लोग कम होंगे, लेकिन ये पदयात्रा निरंतर चलती रहेगी। एक ऐसी शख्सियत से आज हमने मुलाकात की जो गांधी जी को अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं। पंजाब केसरी के लिए सिवनी से अब्दुल काबिज खान के साथ मोहन चंदेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, बहुत